नमस्कार। आज हम लोग करेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ, जिसके तहत अभी हम लोगों ने जो है ये पूरा का पूरा पाठ जो किया था, अब इसकी जो है प्रश्नोत्तरी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो देखिए, जो देवदार वृक्ष होता है वो काफ़ी शीतल छाया देने वाला होता है। उसकी जो छाया होती है वो मन को शांत करने वाली होती है। तो ठीक उसी प्रकार जो फादर बुल्के थे वो लेखक और उसके साथियों के हंसी मजाक में हमेशा शामिल रहते थे, और जब कभी भी उनकी गोष्ठियाँ होती थी, किसी मुद्दे पर चर्चा होती थी, तो वो वहाँ गंभीर बहस करते थे और उनकी रचनाओं पर भी जो है वो बेबाक राय देते थे, बिल्कुल सही और सटीक राय। और अगर किसी के यहाँ घरेलू उत्सव होता और संस्कार होता तो वहाँ पर भी जो है बड़े भाई और पुरोहित के जैसी भूमिका निभाया करते थे और आशीर्वाद देते थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा कोई बड़ा भाई या घर का बड़ा सदस्य आशीर्वाद देता है। और यही कारण है कि लेखक को जो है फादर की उपस्थिति हमेशा ही देवदार की छाया जैसी लगती थी। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बेल्जियम में पैदा हुए थे, लेकिन वहाँ से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में जो है पूरी तरह रच बस गए थे। तो एक विदेशी होने के बावजूद भी जो है उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया और इसके प्रति जो है अपना पूरा लगाव रखा। और वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है, भारत के लोग ही उनके लिए सबसे ज़्यादा आत्मीय थे। वे भारत की जो है सांस्कृतिक परंपराओं को भी पूरी तरीके से आत्मसात कर चुके थे, अर्थात भारत की परंपराओं के अनुसार ही सभी कार्य करते थे। और अगर ये कहा जाए कि उन्होंने पूरी तरीके से जो है भारत की संस्कृति और परंपराओं को अपना लिया था और अपने में समाहित कर लिया था, तो कोई अतिशयोक्ति यहाँ पर नहीं होगी। दूसरी बात अगर हम करें कि फादर ने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए भी बहुत से प्रयास किए थे, और हिंदी की समृद्धि के लिए उन्होंने ब्लूबर्ड और बाइबल का हिंदी रूपांतरण भी किया था, यानी कि उनकी जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में भी की थी। और वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे, अर्थात पूरा विश्व ही जो है वो हमारा परिवार है। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखिए, फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था और उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर भी शोध प्रबंध हिंदी में ही लिखा और प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। और उनकी चिंता जो थी वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, और वह हर मंच से इसके लिए अकाट्य होता है जिसे काटा नहीं जा सकता, ऐसे तर्क देते थे कि सामने वाला जो है उनकी बात सुनकर अपने आप ही चुप हो जाता था। और उन्हें इस बात पर बहुत दुख होता था कि जो हिंदी वाले हैं वही हिंदी की अवहेलना करते हैं, वही हिंदी के प्रति प्रेम नहीं रखते, अर्थात उसकी उपेक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी जो हैं वो सच्चे अर्थों में एक भारतीय थे। वे भारत को ही अपना देश मानते थे। दूसरा, फादर में सभी के लिए ममता और वात्सल्य का भाव जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ था, और वे एक बार जिससे रिश्ता जोड़ लेते थे उससे वे कभी रिश्ता नहीं तोड़ते थे। फिर फादर को भारतीय भाषा, संस्कृति और साहित्य से जो है वो बहुत प्रेम था, और फादर बुल्के अपने प्रियजनों से, अपने स्नेहजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे, और उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय जो है वो प्रकाशित हो उठता था। और अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे, अर्थात उनका जो ऐसा व्यक्तित्व था यही कारण था कि सभी लोग जो है उनका मान सम्मान किया करते थे। और फादर बुल्के जो है वो हिंदी के भी प्रकांड विद्वान थे। विदेशी होने के बावजूद भी उनका जो है प्रगाढ़ प्रेम हिंदी भाषा के प्रति था, और हिंदी के उत्थान के लिए वे सदैव ही जो है तत्पर रहते थे। अगला प्रश्न है,
लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो देखिए, लेखक ने जो है फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि जो फादर बुल्के थे उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन हमेशा ही दूसरों की भलाई में लगा दिया। उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार और ममता छलकती रहती थी, जो हर किसी में केवल अपने प्रियजन के लिए ही होती है, अपनों के लिए ही होती है, और वे सब के साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बंध जाते थे। वे कभी क्रोध या आवेश में नहीं आते थे। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे और उन्हें सांत्वना भी दिया करते थे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? अक्सर ये देखा जाता है कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक इसके उलट, इसके विपरीत छवि प्रस्तुत की। कैसे? कि परंपरागत सन्यासियों की परिपाटी का जो है निर्वाहन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वे सन्यासी थे लेकिन सबके सुख दुख में शामिल होते थे और एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे और सबके प्रति अपनेपन प्रेम और जो है गहरा लगाव रखते थे और लोगों के घर आना जाना जो है उनका नित्य प्रति का काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक अलग छवि प्रस्तुत की थी, अर्थात उन्होंने संसार को या परिवार को नहीं त्यागा था, बल्कि लोगों के साथ आत्मीयता का संबंध उन्होंने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। तो देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि फादर की मृत्यु पर उन्होंने लोगों के दुख का वर्णन करते हुए कहा है कि उनकी मृत्यु पर दुखी होने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अब उन नम आँखों को गिनना तो बिल्कुल शाही फैलाने के बराबर है, अर्थात उन्हें गिनने से कोई परिणाम नहीं निकलता है क्योंकि वे अनगिनत हैं। वो कहते हैं कि अगर मान लो देखा जाए तो इतने लोग वहाँ पर जो है उपस्थित थे उनकी मृत्यु के समय कि अगर मैं उनका वर्णन करने लग जाऊँ तो ये जो है बिल्कुल शाही फैलाने वाली बात होगी। इतने लोगों को जो है उनकी मृत्यु से आघात पहुँचा था। अगला है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। देखिए, ये दोनों ही प्रश्न जो हैं आशय वाले, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके इन पर खास ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर इस पंक्ति का क्या आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी जो है शांति सी छा जाती है और हमारी आंखें जो है अपने आप ही नम हो जाती हैं, तो ठीक वैसी ही दशा जो है फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। अर्थात फादर बुल्के को हम जब भी याद करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो हम किसी उदास संगीत को जो है सुन रहे हैं। अगला जो प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का, कि आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। तो देखिए, इस प्रकार के जो है बोधात्मक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि फादर बुल्के जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब अचानक ही उन्होंने सन्यासी बनने और भारत आने का जो है निर्णय कर लिया था, और भारत आने का विचार जो है अचानक ही बुल्के के मन में नहीं उठा होगा। शायद उनके मन में भारत भूमि और भारतीय संस्कृति के प्रति पहले से ही प्रेम रहा होगा, जो संन्यास लेने के समय उभर कर सामने आ गया होगा। तो इस प्रकार जो है कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या कारण रहा होगा कि फादर बुल्के ने भारत आने का मन बनाया। अगला जो प्रश्न है कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं, तो और आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, आप लिख सकते हो कि इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था और वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद भी करते हैं। और देखिए, मनुष्य कहीं भी रहे लेकिन अपनी जन्मभूमि की यादें हमेशा उसके साथ रहती हैं। हमारे लिए भी जो है हमारी जन्मभूमि अनमोल है और हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से जो है वो प्रेम होता है।
और यही हमारा पालन पोषण हुआ है। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहें, परंतु ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारी मातृभूमि को जो है वो अपमानित होना पड़े। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अभी इतना ही करेंगे और बाकी जो है मैंने नोट्स इसके साथ ही अटैच कर दिए हैं। धन्यवाद।